हेलो बच्चों, हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 जिसकी हेडिंग है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम इस चैप्टर में ये समझ चुके हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है, जिसको रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और जब हम एक्सहेल करते हैं CO2 को बॉडी के बाहर, तो इस प्रोसीजर को मिलाकर के कह देते हैं ब्रीदिंग। आज हम समझेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, मतलब हमारे कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, मींस इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। हमारा जो अपर लिप होता है उसके ऊपर हमारी बॉडी में दो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लिख रखा है ए पेयर मतलब टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अच्छा, यहाँ पे जो थ्योरी में लिख रखा है ना, वो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आई। देखो, ये एक ह्यूमन का मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ जिससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल वाला पार्ट हो गया, इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और ये हमारा माउथ वाला पार्ट हो गया। इसके बीच में जो है वो इस तरीके की एक सेपरेशन देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वो हमने एयर अंदर ली, और ये जो रीजन होता है वो नेजल चैम्बर होता है। इसी नेजल चैम्बर वाले रीजन में यहाँ पर अगर हम देखें, ओल फैक्ट्री रीजन जो है वो देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो हमें स्मेल के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब हमें फ्लू हो जाता है तो उस टाइम में इस ओल फैक्ट्री रीजन पर म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्मेल के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो O2 जो है वो हमने इनहेल की एटमॉस्फेयर से एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहाँ है? जो हमारा अपर लिप है उसके ऊपर लोकेटेड है। ये वन पेयर होते हैं, मतलब टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं। फिर ये रीजन जो है वो क्या हो गया? नेजल चैम्बर हो गया। फिर यहाँ से एयर जो है वो इंटरनल नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वो ओपन होगी। इंटरनल नोस्ट्रिल जो है वो ओपन होगा फेरिंग्स वाले रीजन में। फेरिंग्स हमारी बॉडी में एक ऐसा कॉमन रीजन है जहाँ पर एयर और फूड जो है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद में ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिस पार्ट में फेरिंग्स के जिस पार्ट में फूड आता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के जिस पार्ट में एयर आती है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। और फिर दोनों को मिला करके बोल देते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, मतलब वो कॉमन रीजन जहाँ पे एयर और फूड आपस में मिक्स हो सकते हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी में दो पाइप देखने को मिलते हैं। एक तो आगे के साइड, मतलब वेंट्रल साइड तो जो है वो विंड पाइप देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और पीछे के साइड मतलब डोर्सल साइड जो है वो हमें देखने को मिलेगा फूड पाइप, जिसके थ्रू फूड जाता है। अब क्या होता है कि दोनों, मान लो यहाँ पे एयर और फूड जो है वो मिक्स हो गए, हम फूड को हम स्वेलो करें, हम चाहते हैं कि फूड जो है वो यहाँ पर ईसोफेगस के थ्रू जो है वो अंदर जाए एलिमेंट्री कैनाल में। तो उस टाइम हो सकता है कि फूड के कुछ पार्टिकल जो है वो हमारे ट्रैकिया वाले रीजन में भी आ जाए। तो इसलिए जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसका जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा लेरिंग्स। और लेरिंग्स मतलब इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी बोला जाता है। तो ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है ना, उसको बोला जाता है ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस वाले एरिया में फूड के पार्टिकल ना आए, तो इस ग्लोटिस को कवर करती हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। जो जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करेगा? ग्लोटिस को कवर कर लेगा ताकि फूड के पार्टिकल जो है वो ट्रैकिया में ना आ पाए। अब इसके बाद में जो हमारा ट्रैकिया वाला रीजन है, जो हमारी विंड पाइप है, वो T5 पर आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। T5 क्या है? और फिर दो पार्ट में आकर के डिवाइड होने के बाद में हमारे जो दोनों लंग्स हैं उनमें एंट्री कर जाती है। T5 क्या है? हमारी बॉडी में हमारे बैक साइड में प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर से मिलकर के बनाई, ऐसी स्ट्रक्चर। तो जो वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसको हमने थ्री पार्ट में बांट रखा है। जो हमारा नेक वाला रीजन जो है ना, उसको तो हम बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। जो हमारा थोरेसिक वाला रीजन है उसको थोरेसिक रीजन बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, उसको लंबर रीजन बोलते हैं। तो सर्वाइकल रीजन में इस तरीके की स्ट्रक्चर 7 है। जो थोरेसिक रीजन है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो 12 है। और लंबर रीजन में ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो 5 है। तो क्या होता है कि थोरेसिक रीजन में जब 5 नंबर का ऐसा सेगमेंट देखने को मिलता है, तो उसके जस्ट सामने जो ट्रैकिया है वो दो में डिवाइड हो जाएगी।
और 2 में डिवाइड होकर के प्राइमरी ब्रोंकाई में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। ट्रैकिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, प्राइमरी ब्रोंकाई में, और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो किस में एंटर कर जाएंगे, जो हमारा लंग्स है उसमें एंटर कर जाते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो आगे डिवाइड होकर के सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल, उसके बाद में जो है वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में जो है वो एल्वियोलाई बैलून जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। हमारे लंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो ये एल्वियोलाई हुई। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से एयर जो है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से आती हुई फिर किस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए लास्ट में एल्वियोलाई के पास में आती है, और एल्वियोलाई ही वो रीजन है जहां पर जो ऑक्सीजन आई है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जो CO2 है वो डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में जाएगी, और फिर एल्वियोलाई में जब CO2 आ जाएगी तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए हमारी बॉडी के बाहर जो है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझा दूं। इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। एक्सटर्नल नोस्ट्रल के आगे जो है, जैसे ही एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो है वो ओपनिंग बॉडी के अंदर होता है तो वहाँ नेजल चैम्बर देखने को मिलता है, और बीच का जो रास्ता है नेजल चैम्बर और एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बीच का जो रास्ता है उसको नेजल पैसेज बोलते हैं। नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर जो है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। फेरिंग्स क्या है, ए पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन रास्ता है जहां से फूड भी अंदर जा सकता है और एयर भी अंदर जा सकती है, और एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ जा रहे हो। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में अगर हम सिर्फ फोकस करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, हमारा जो विंड पाइप है उसके ऊपर, तो उसमें जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेरिंग्स। यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ये देखो। तो ये ट्रैकिया है, ठीक है, और ये ट्रैकिया का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स यहाँ पे एक ओपनिंग होगी उसको बोल देते हैं ग्लोटिस, और इस ओपनिंग को जो कवर करेगा उसको बोल देते हैं एपिग्लोटिस। अब लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ये जो लेरिंग्स वाला रीजन होता है ना हमारी बॉडी में, ये यहाँ से साउंड का जनरेशन होता है। फिर ये साउंड जब हमारे माउथ वाले पार्ट में आएगी तो हमारा जो टीथ है, हमारी जो टंग है, उनके साथ में मिल करके हार्ड पैलेट जो है, बकल कैविटी, उन सब से टच होकर के ये जो साउंड है वो वर्ड्स में कन्वर्ट होती है, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो मैं अब आपको बोल रही हूँ ना, तो इस साउंड का जनरेशन तो लेरिंग से हुआ है, लेकिन माउथ में आकर के जो हमारा मूवमेंट देखने को मिलता है टीथ का, टंग का, इन सब की वजह से वर्ड्स में कन्वर्ट हो। तो ये जो लेरिंग्स है इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेरिंग्स जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कोल्ड एपिग्लोटिस। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, फूड को जब हम निगलते हैं, तो हो सकता है कि फूड के पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे एंट्री कर जाए, तो उस टाइम में इस ग्लोटिस को जो कवर करती है वो होती है एपिग्लोटिस। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स। और किसके लिए काम करता है कि ये कवरिंग क्यों है, ताकि जो फूड है वो हमारे लेरिंग्स में एंट्री ना कर पाए। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब extending up to the mid thoracic cavity which divide at the level of fifth thoracic vertebrae into a right and left primary bronchi। ट्रैकिया जो है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, और जब T5 आता है, T5 मैंने आपको समझा दिया है T5 क्या होता है, तो T5 पर ये जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, और अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, और प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फिर किस में ओपन हो जाते हैं, लंग्स में ओपन हो जाते हैं। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है फिर डिवाइड होता है रेगुलर, और फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, और उसके बाद में फिर और डिवीजन होता है, फिर ब्रोंक्यूल जो है वो बन जाते हैं, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और फिर धीरे धीरे डिवीजन होकर के बहुत ही पतले पतले जो है, बहुत ही थिन जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलते हैं। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। देखो ये यहाँ पर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं, तो इस डायग्राम में आप यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया हो गया। इस ट्रैकिया में देखो इस तरीके की रिंग जो है,
इसके बाद में ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, उसमें देखो, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो। तो बोला गया है कि ट्रैकिया में, फिर उसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर टर्शरी ब्रोंकाई में, और फिर इनिशियल ब्रोंकियोल तक जो है वो इस तरीके की कार्टिलेज की बनी हुई क्या है, रिंग्स प्रेजेंट है। ये जो रिंग है ना वो ऐसे नहीं है कि ये ट्यूब है इसके चारों तरफ प्रेजेंट, ऐसा नहीं है। ये जो है वो सी शेप्ड है, इनकम्प्लीट रिंग होती है। ये आगे के साइड मतलब वेंट्रल साइड होती है और लेटरल साइड साइड में होती है, पीछे के साइड नहीं होती, क्योंकि पीछे के साइड जो है वो ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए फूड पाइप प्रेजेंट है। ये इसलिए प्रेजेंट है कि जब हम एक्सेल करते हैं उस टाइम में ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, इसकी वजह से रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमने हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तीन चीजें ऐसी देखी जो कार्टिलेज की बनी हुई है। एक तो हमने देखा कि जो एपिग्लोटिस है, जो ग्लोटिस की कवरिंग है, ये भी कार्टिलेज की बनी हुई है। जो लैरिंग्स है वो भी कार्टिलेज का बना हुआ है, और ट्रैकिया में जो रिंग्स है ये भी किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कार्टिलेज जो है वो कैसा टिश्यू होता है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू ए नंबर वेरी थिन irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli। और ये जो ब्रोंकियोल है फिर डिवाइड हो करके लास्ट में एक बहुत ही पतली इरेगुलर वॉल, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एल्वियोलाई कैसे हैं, वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, तो ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई जो मिलकर के जो है वो क्या बनाते हैं, लंग्स को बनाते हैं। वी हैव टू लंग्स, हम दो लंग्स, हमारे दो लंग्स होते हैं, विच आर कवर्ड बाई ए डबल लेयर्ड प्लूरा। अच्छा, ये लंग्स की जो कवरिंग होती है ना, इस वाले लंग्स में आपको, अच्छा ये डायग्राम देख करके ये मत सोचना कि एक ही लंग्स में ऐसी स्ट्रक्चर होती है, दोनों लंग्स में होती है बेटा, वो समझाने के लिए एक ही लंग्स में चीजों को डिफाइन किया गया है। तो इस लंग्स में ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, ये ऐसी कवरिंग होती है, जो हमारा लंग होता है उसमें डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। जो बाहर की होगी उसको पैराइटल प्लूरा बोल देंगे, और जो अंदर की जो कवरिंग होगी उसको बोल देते हैं विसरल प्लूरा। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के लिए विसरल वर्ड यूज किया जाता है, तो ये जो लेयर है वो अंदर की साइड है, इसलिए इसको विसरल प्लूरा बोल दिया जाता है। यहाँ पे देखो दिखा भी रखा है कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, तो ये अंदर वाली है तो इसको विसरल प्लूरा बोल देंगे, ये बाहर वाली है इसको बोल देंगे पैराइटल प्लूरा। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, या डायग्राम में शो भी कर रखा है। ठीक है, तो ये जो डबल लेयर होती है प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक काम करता है कि जब भी लंग के सरफेस पे कोई फ्रिक्शन देखने को मिलता है तो ये उसको रिड्यूस कर देता है, मतलब लंग को कोई भी प्रेशर आए, कोई भी परेशानी आए तो उससे बचाने का काम करता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक। अच्छा, बोला गया है कि जो बाहर की मेम्ब्रेन है ना, प्लूरा मेम्ब्रेन, जिसको पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, वो हमारी जो थोरेसिक चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, देखो बेटा, हमारी जो लंग्स है उनका खुद का वॉल्यूम नहीं होता। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनहेल कर रहे हो जब लंग्स जो है ना वो खुद को एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे एक केज, एक पिंजरे में बंद है। कौन कौन मिलकर के बना रहा है पिंजरा, तो हमारे सामने के साइड, वेंट्रल साइड जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट होती है एक बोन जिसको बोलते हैं स्टर्नम। इस स्टर्नम से अटैच होती हुई जो है वो रिब्स होती है, ऐसे यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होगी, इससे जो है वो रिब्स निकलेंगी। ठीक है, ये यहाँ पर रिब्स के ही पार्ट्स दिखा रखे हैं, तो ये रिब्स होती हैं, और ये रिब्स जो हैं वो पीछे के साइड अटैच होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, हमारे बैकबोन से। और हमारे जो लंग्स हैं उनके नीचे के साइड ये प्रेजेंट होता है डायफ्राम। तो ये मिल करके एक केज बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स जो हैं वो फिट है। अब देख लो बिल्कुल फिट है। तो जब हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हमने O2 अंदर ली, उस टाइम में हमारा डायफ्राम जो नॉर्मली डोम शेप्ड होता है इस तरीके का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट हो जाता है। और हमारी जो ये रिब्स जो है ना, इस रिब्स के बीच में ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होती है मसल्स। मसल्स का ही काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का। अब इन मसल्स में जो है वो दो तरीके की मसल्स होती है, एक एक्सटर्नल जो बाहर की साइड होगी, एक इंटरनल। तो जब हम नॉर्मली इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम और हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो मिलकर के हेल्प करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डायफ्राम जो है वो
पहले ऐसा है फिर ऐसा हो गया, और ये जो रिब्स है वो बाहर की साइड निकल जाएंगी, क्योंकि जब वो हम इनहेल करेंगे, आप इनहेल करके देखो, हमारी जो रिब्स है वो बाहर की साइड निकल जाएंगी, हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अंदर का जो फिक्स एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ता है, जिसकी वजह से हम अंदर इनहेल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, वो बिल्कुल थोरेसिक की जो लाइनिंग है उसके बिल्कुल कांटेक्ट में होती है, वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, और जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो लंग के सरफेस के कांटेक्ट में होती है। The part starting with the external nostril up to the terminal bronchiole constitute the conducting part। अच्छा, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बेटा कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, और एक होता है एक्सचेंज पार्ट, मतलब जहां पर रियल में O2 और CO2 जो हैं वो आपस में ब्लड के थ्रू, जहां पर O2 और CO2 जो हैं वो ब्लड के साथ में क्या होते हैं, जिनका एक्सचेंज देखने को मिलता है। O2 जो है वो ब्लड में जाएगी और CO2 जो है वो ब्लड से निकल करके किस में आएगी, एल्वियोलाई में आएगी। ठीक है, तो ये जो रीजन है जहां पर रियल में एक्सचेंज हो रहा है, और कंडक्टिंग पार्ट कहां से होगा, तो मैं अगर आपको एक सीक्वेंस बताऊं तो आप ऐसे समझिए, सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स वाला रीजन, फेरिंग्स वाले रीजन से लैरिंग्स वाला रीजन, लैरिंग्स वाले रीजन से अगर हम देखें तो ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया से प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर जो है वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर जो है वो टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में जो है वो इनिशियल ब्रोंकियोल, उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उसके बाद में जो है वो देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलर डक्ट, और फिर लास्ट में जो है वो एल्वियोलाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोला गया है बेटा कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें इनिशियल ब्रोंकियोल, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, तो यहाँ तक का जो पाथ है वो क्या हो गया, कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, और इसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट। ठीक है, अब ये जो कंडक्टिंग पार्ट कहां से, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पाथ है, ये क्या करता है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। ठीक है, ये क्या काम करेगा, बाहर से एयर, एटमोस्फियर से एयर को जो है वो एल्वियोलाई तक लाने का काम करेगा। दूसरा, अगर एयर में कुछ मिलकर के आ गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो उसको क्लियर करने का काम करेगा और उसको ह्यूमिडिफाइज करेगा। अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल आएगा, अगर एयर का टेम्परेचर कम है तो भी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल उसको लेकर के आएगा, मीन्स ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air। ये जो एक्सचेंज पार्ट होता है, कौन सा पार्ट बनाएगा एक्सचेंज पार्ट, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, जो एल्वियोलर डक्ट है और जो एल्वियोलाई है, ये मिलकर के बनाता है, ये मिलकर के बनाता है रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पर रियल में डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का। ठीक है, the lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber। thoracic chamber में सामने तो स्टर्नम वेंट्रल साइड, तो अगर हम डोर्सल साइड बात करें तो वर्टिब्रल कोलम मतलब बैकबोन, और लेटरल साइड जो है वो हमारी क्या देखने को मिलेंगी, रिब्स देखने को मिलेंगी। लोअर पार्ट पे अगर हम बात करें तो डायफ्राम जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है थोरेसिक चैम्बर का, और इसके बीच में, और इस थोरेसिक चैम्बर में हमारे जो लंग्स हैं वो लोकेटेड है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by the sternum, laterally by the ribs and on the lower side by the dome shaped diaphragm। जब डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में है तब वो डोम शेप्ड का रहता है। ठीक है, द एनाटोमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity। अगर इस थोरेसिक चैम्बर में कुछ चेंज हुआ ना, तब जाकर के जो लंग है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लंग अपने लेवल पर अपने वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहे, ऐसा नहीं है। अगर इस चैम्बर का जो है वो एरिया एक्सपेंड हुआ तो लंग जो है उनमें इनहेल होगा, और अगर ये थोरेसिक चैम्बर जो है वो दोबारा से रिलैक्स कंडीशन में आया तो इसमें से एक्सेल होगा लंग में से।
Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. Pulmonary word जो है वो lungs के लिए यूज हो रहा है कि हम डायरेक्टली हमारे जो लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी में, इसी के थ्रू जो है वो हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, मतलब इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं, और ये अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर होता है उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इनहेल किया, O2 जो है वो इस तरीके से घूमती घूमती लास्ट में यहाँ पर एल्वियोलाई के पास में आई, और CO2 जो है यहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो रही है, उसमें निकल करके CO2 जो है वो आई और इस तरीके से बॉडी के बाहर गई। तो एक स्टेप तो ये हो गया कि हमने इनहेल और एक्सहेल किया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो O2 यहाँ पे एल्वियोलाई में आई है वो डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जो CO2 है वो डिफ्यूज होकर के एल्वियोलाई में आएगी। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है कि ब्लड जो है, ब्लड में जो O2 गई है ब्लड उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। और फोर्थ स्टेप ये होता है कि जब ब्लड किसी ऑर्गन के पास पहुंचता है तो वहां पर भी ब्लड के बीच में और ऑर्गन के बीच में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ब्लड में जो O2 है वो ऑर्गन के पास जाएगी, ऑर्गन में जो वेस्टेज बन रहा है CO2 वो किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। और लास्ट स्टेप ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन किस में गई है, ये जो ऑक्सीजन जो ऑर्गन के पास में गई है, टिश्यू के पास में गई है, वहां पर हर एक सेल जो है वो उस ऑक्सीजन का यूज करके ATP बनाएगी। और इस स्टेप के बारे में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में अच्छे से। तो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग के 4 स्टेप हैं उसमें हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। O2 को अंदर लिया, CO2 को बाहर निकाला। सेकेंड स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन का और CO2 का अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, जो O2 लिया है एल्वियोलाई से ब्लड ने उसको अब ट्रांसपोर्ट करेगा। और फोर्थ होता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। फिर दोबारा से डिफ्यूजन होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में O2 और CO2 का। और फिर लास्ट में O2 का यूटिलाइजेशन किया जाएगा सेल्स के द्वारा फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। और इसी प्रोसीजर में, इन्हीं रिएक्शन में CO2 जो है वो रिलीज होती है, जिसके बारे में ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है लास्ट का स्टेप जिसमें O2 का यूज होता है। इसके बारे में हम रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना, इसको अच्छे से देख लो, इसकी मार्किंग देख लो। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ओपनिंग होगी, उसको बोला जाता है ग्लोटिस, और इसको जो कवर करेगी उसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। ये जो है वो लैरिंग्स है, इसी को साउंड बॉक्स बोला जाता है, और ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग होती है, और ये भी कार्टिलेज की बनी होती है। ये जो एपिग्लोटिस है ये भी कार्टिलेज का बना है। उसके बाद में मार्किंग की गई है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रोंकस होता है, जिसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोला जाता है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये रिब जो है ना, उसी को, जैसे मान लो हमें लंग्स दिखाने तो रिब को कट किया गया तो उसके कट एंड है। ये हमारा लंग्स हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये ब्रोंकियोल हो गई, ये वाला, ये प्लूरल फ्लूइड, ये बाहर वाली लेयर पैराइटल प्लूरा, और ये अंदर वाली लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, विसरल प्लूरा। उनके बीच में जो है फ्लूइड भरा हुआ है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये है एल्वियोलाई, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है। एल्वियोलाई जो है वो हमारे लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सेक्शनल व्यू ऑफ द लेफ्ट लंग इज ऑल्सो शोन।